नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। बांग्लादेशी घुसपैठिए और अवैध रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में रह रहे रोहिंग्या देश और देश की राजधानी दिल्ली के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। हम समय समय पर आपको आगाह करते आ रहे हैं कि कैसे ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या सिर्फ हमारे आपके लिए ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरनाक है। दिल्ली के कालिंदी कुज मदनपुर खादर में जो रोहिंग्या अवैध रूप से यूपी सरकार के सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे, उसे यहां बसाया कौन था? यह एक बड़ा सवाल है। आखिर कौन रोहिंग्या की बस्ती को जलाकर फिर से तुष्टीकरण की आग में अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है? क्यों अमानतुल्लाह खान हर उस रोहिंग्या बस्ती में दिख जाता है जहां गैर कानूनी कब्जा होता है, जहां अपराधियों का जमावड़ा होता है, जहां फर्जी कागजातों के आधार पर इन रोहिंग्याओं को देश के संसाधनों के इस्तेमाल करने का लाइसेंस दे दिया जाता है? आज के प्रोग्राम में हम एक बार फिर से यह बताएंगे कि क्या है रोहिंग्या और अमानतुल्लाह खान के ज़कात फाउंडेशन से संबंध। अमानतुल्लाह खान क्यों जिद पे आ रहा है कि रोहिंग्या को फिर से यहीं पर बसाना है? यह कौन सी आग है जो बार बार रोहिंग्याओं के कैंप में लगती है और बिना किसी की जान का नुकसान किए उसे सहानुभूति और मुआवजा के लिए तैयार कर देता है? कौन है जो रोहिंग्याओं की राख पर तुष्टीकरण की आग को भड़का रहा है? करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अपने गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलाएंगे और उसके बाद उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में रोहिंग्याओं की इस अवैध बस्ती में लगी आग के बाद रोहिंग्याओं के पैरोकार और दिल्ली में आप के विधायक अमानतुल्लाह खान ने नारा दिया, हम बस्ती वहीं बसाएंगे। जिनकी दिली ख्वाहिश है कि रोहिंग्या मुसलमान यहीं बस जाएं और उनके वोट बैंक में बदल जाएं। पूरे देश में घुसपैठ की वजह से लगातार क्राइम ग्राफ जो है वो बढ़ता है। और राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, ये जमीन तो है उत्तर प्रदेश सरकार की, लेकिन अक्सर यहां पे दिल्ली के एक बड़े नेता और आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान वोट बैंक की राजनीति ज़मीन पर तलाशते रहते हैं। यहाँ आग लग गई और आग लगने के बाद आप देखिए तकरीबन जो यहाँ पे रोहिंग्या परिवार रहते थे आकर के, वो यहाँ से लगभग पलायन करके उस बेल्ट के तरफ जो लाल और पीले कलर के आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं उधर शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पे जाकर के वो लोग रह रहे हैं। लेकिन इसमें आग लगने के बाद से फिलहाल इनको अब पक्के मकान देने की बात अमानतुल्लाह खान की तरफ से की जा रही है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका एक देश विरोधी संगठन है वो निभा रहा है। उस बोर्ड पर मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से थोड़ा सा जूम करें, अगर तस्वीरें स्पष्ट रूप से हम दिखा पाए। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ये ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया लगातार भारत के अंदर देश विरोधी गतिविधियों को फैलाने का एक काम करता है। हमने इससे पहले दिखाया था कि यूपीएससी जिहाद में किस तरीके से एक बहुत बड़ी फंडिंग उसमें ज़कात फाउंडेशन की तरफ से की जाती है। वहाँ हर साल की तरह इस साल भी ये आग सुनियोजित ढंग से लगाई गई लगती है, जिसके तुरंत बाद उनके रहने के लिए बाकायदा टेंट का इंतजाम किया गया और बिजली पानी की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई। मदनपुर खादर के बांग्लादेशी और रोहिंग्या शरणार्थी कैंप में जब आग लग गई तो आग लगने के बाद इन्हें शिफ्ट करने का जो काम है वो किया गया। और आप देखिए यहाँ पे जिस तरीके से छोटा छोटा कैंप है वो यहाँ पे बनाया गया है, और इन कैंपों में जो राहत कैंप हम इसे कह सकते हैं, इन कैंपों में बाकायदे कूलर की व्यवस्था है वो यहाँ दी गई है, पंखे लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो इन्हें यहाँ दी गई है। और इस तस्वीरों को देखते देखते एक बात और आपको मैं याद दिला दूँ कि पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी जो आकर के दिल्ली के अलग अलग कैंपों में रह रहे हैं, अक्सर वहाँ की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते हैं, उनके पास अभी तक इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं दी गई है, पीने के पानी की मूलभूत सुविधाएं तक उनको नहीं दी गई हैं, और वो भी एक शरणार्थी हैं, लेकिन वो चूँकि हिंदू शरणार्थी हैं इसीलिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। जिन झोपड़ों में ये 56 परिवार पहले से रह रहे थे, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर व्यवस्था इनको वोट बैंक में बदलने वालों ने दी है। गर्मी में कूलर, पंखा, खाने में बिरयानी, और क्या चाहिए। शाहीन बाग के लोग जो पड़ोसी हैं आप लोगों के बगल में, क्या वो मदद करने आते हैं? जी, मदद जैसे वाटर कूलर दिया, गैस सिलेंडर दिया एक, बस देसी हंडी पतला वगैरह सब दे दिया अभी। लेकिन शाहीन बाग वाले सिर्फ इतना ही सामान क्यों दे करके गए? खाने पीने का सामान नहीं दे रहे हैं? खाने पीने का सामान तो दूसरा बंदा दूसरा को दे रहे ना सरकारी से, इसलिए दाल मटर चावल ऐसे दे रहे।
जिस जमीन पर अमानुतुल्लाह खान ने नारा दिया है कि हम बस्ती वहीं बसाएंगे, उसे भी देख लीजिए। यूपी के सिंचाई विभाग की जमीन है ये, और बोर्ड भी बता रहा है कि यहाँ कब्जा करना या निर्माण गैर कानूनी है। दरअसल ये कोशिश है अमानुतुल्लाह जैसे कुछ जिहादी तत्वों की, जो चाहते हैं कि किसी तरह इन रोहिंग्या मुसलमानों को पक्के घर का लालच देकर उन्हें अपना वोट बैंक बनाएं और फिर चुनाव में सियासत की फसल काटें। पहले अवैध रूप से उनकी बसावट करना, फिर आग लगाना और फिर सिंपैथी के तहत उनको सुविधाएं देकर पक्की तरह से बसाना। यही कोशिश है रोहिंग्या समर्थकों की। आग तो बस बहाना है, मकसद तो इनका रोहिंग्याओं को बसाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जी, आग तो बहाना है, रोहिंग्याओं को बसाना है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान होंगे, अश्वनी उपाध्याय होंगे, बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और आरटीआई लगाने में सबसे आगे रहते हैं, और इस मामले में भी आरटीआई इन्होंने ही लगाया है। अनुज आत्रे होंगे हमारे साथ, कांग्रेस के नेता के रूप में। इसके अलावा मेहताब उस्मानी होंगे, मुस्लिम स्कॉलर। और चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले कुछ सवाल हम आपको बताते हैं। जो इन बात के बाद जो सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कर रहा है इन रोहिंग्याओं की मदद। पहला सवाल जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, क्या बस्ती जलाकर पक्के मकान देने की तैयारी की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से, अमानतुल्लाह खान की तरफ से? इस पर भी चर्चा करेंगे। यह भी एक सवाल है कि रोहिंग्याओं को मदद तो फिर हिंदू शरणार्थियों से भेदभाव क्यों नहीं? उनके हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके लिए पानी और बिजली की सुविधा क्यों नहीं? वोट बैंक के लिए देश की अस्मिता से खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ दो मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। अश्वनी उपाध्याय जी प्रवक्ता बीजेपी के हैं और इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और इसके अलावा मेहताब उस्मानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत अश्वनी जी आपसे करना चाहेंगे। काफ़ी लंबे समय से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं और काफ़ी करीब से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं। अभी जो चीज़ चल रहा है, जो हमने रिपोर्ट दिखाई कि रोहिंग्याओं को बसाना, उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना, ये तो एक आम बात हो गई। ये केवल दिल्ली में नहीं, बाकी देश के बाकी हिस्सों में भी हो रहा है। लेकिन अभी ये जो सिंचाई विभाग की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश है, वो कब्जा तो अभी हटा लिया गया है। लेकिन रोहिंग्याओं का रहना, चाहे वो कालिंदी कुंज में रहे या रोहिणी में रहे या दूसरे किसी भी जगह रहेंगे, ये देश के दुश्मन है, ये देश के संसाधन पर एक्स्ट्रा बोझ है। क्या आपको लगता है कि इनको हटाना, इनको किसी भी तरीके से हटाना या हटाने के लिए सरकार को जो करना चाहिए, सरकार वो कर नहीं पा रही है या करना नहीं चाहती? मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऑडियो म्यूट हो, शायद इको कर रहा है, तो मैं म्यूट करूं क्या? ठीक है, बिल्कुल आपकी आवाज सही आ रही है। जरा मैं ऑडियो वाले से कहूंगा थोड़ा म्यूट ठीक करें उनको। जी, अब आ रही है? हाँ जी। देखिए, पहली बात तो मैं आज आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता के नाते नहीं, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के नाते बैठा हूँ जी। मैं याचिकाकर्ता के नाते बैठूंगा तो एकदम कड़वा सच बोल पाऊंगा, शायद प्रवक्ता के नाते बैठूंगा तो 100% फैक्ट नहीं रख पाऊंगा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नाते बैठा हूँ जी। जैसा आपने बताया, मैंने 100 से ज्यादा PIL फाइल किया है जी। पूरा का पूरा जो घुसपैठ जिहाद चल रहा है वो बांग्लादेश रोहिंग्या से, वो पूरा प्लान है ग्रेटर बांग्लादेश का जी। जहां पाकिस्तान गजवा हिंद का एक उसका मुहिम चल रही है, वैसे बांग्लादेश से ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। और वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ जो हमारे राज्य हैं उनको मिला के अपने उसमें मिलाना चाहता है। आप जरा सोचिए, ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए चाइना नहीं जाते, भूटान नहीं जाते, नेपाल नहीं जाते, भारत ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा कानून बहुत घटिया है, सड़ा हुआ कानून। मैं कहना चाहूंगा सड़ा हुआ कानून है। और मैं इस याचिका के लिए आज से नहीं लड़ रहा हूं, 2017 से लड़ रहा हूं। 2017 में मैंने सुप्रीम कोर्ट पे एफिडेविट दे के कहा था कि 5 करोड़ यहां रोहिंग्या बांग्लादेशी आ चुके हैं। ये तो 5 साल पुरानी बात हो गई, अब तो कम से कम 50 लाख और जुड़ गए होंगे। दुर्भाग्य ये है 2017 से 2021 तक न तो केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया इनको निकालने में क्या एक्शन प्लान है, न किसी राज्य सरकार ने, न बंगाल की सरकार, न असम की सरकार, न उड़ीसा की सरकार, न दिल्ली की सरकार, किसी भी सरकार ने आज तक जवाब दाखिल नहीं किया। मुकदमा 2017 से चल रहा है। बिल्कुल, हमने मांग किया है कि इनको 1 साल के अंदर इनको डिटेक्ट करिए, डिटेन करिए, डिपोर्ट करिए। अब इस घुसपैठ का मूल कारण समझिए, क्योंकि अगर हम लोग बाकी पॉलिटिकल तूतू मैंने पे जाएंगे तो बहुत इसका आपने गंभीर विषय लिया है कि दर्शकों तक पहुंचेगा नहीं। बॉर्डर पे वहां पे घुसपैठ माफिया बैठे हैं
वो वहां पे जो हमारे सिक्योरिटी लोग हैं उनको सेटिंग करते हैं, वहां बॉर्डर पे जो सरकारी कर्मचारी बैठे हैं उनको सेटिंग करते हैं, उनको मोटी घूस देते हैं और घूस दे के घुसपैठियों को अंदर करते हैं। तो घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, फिर घूस दे के आधार बनवाते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, और बाद में इनको तथाकथित सेकुलर जैसे केजरीवाल, अमानुल्लाह खां जैसे सेकुलर, इनको वोटर आईडी बनवा के दे देते हैं। इनको एक जगह बसा दिया जाता है, उसके बाद जब इनको निकालने की बात है धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की है कि 2017 से मात्र एक पीआईएल मेरी है जो इनको निकालने के लिए चल रही है। 16 पीआईएल अब तक आ चुकी है इनको बसाने के लिए। 16 पीआईएल पे दिग्गज वकील खड़े होते, एक से बढ़कर एक, सुप्रीम कोर्ट में बहुत मोटी फीस लेने वाले खड़े होते। इस भारत में क्या राष्ट्रवाद केवल सोशल मीडिया के जरिए चलेगा? इस देश में क्या और कोई बचा नहीं है कि कम से कम 10-20 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में करते, इनको निकालने की मांग करते? और चाहे वो सेकुलर दल हो या कोई सी भी दल हो, 2005 साल में किसी राज्य ने नहीं बताया कि एक साल के अंदर इनको निकालने का, इनको ढूंढने का क्या एक्शन प्लान है, किसी ने नहीं बताया। तो केवल और केवल घुसपैठियों के मामले में तू मैं नूरा कुश्ती, आरोप प्रत्यारोप ये ठीक है ऐश्वर्या जी, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा आपने जो, मैं आपके साथ पूरे डिबेट में नहीं रह पाऊंगा मुकेश जी, मैं 10 मिनट के लिए आपके साथ बैठा हूं, अपनी बात पूरी करूंगा बस। नहीं, मैं आपको 10 मिनट से ज्यादा भी रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपका रहना यहाँ जरूरी है। अपनी बात पूरी कीजिए पहले। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 1860 का बना हुआ इंडियन पिनल कोड जब तक चलेगा घुसपैठ होगी, जिहाद होगा, लब जिहाद होगा, धर्मांतरण जिहाद होगा, घुसपैठ जिहाद होगा। हमारे वैज्ञानिक अग्नि बना दिए, ब्रह्मोस बना दिए, हमारे डॉक्टरों ने 7 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन बना दिया। हमारे सांसद 1860 का बना हुआ इंडियन पिनल कोड क्यों नहीं बदल पाए आज तक? 788 सांसद हैं इस समय लोकसभा राज्यसभा मिला के। क्या उसमें से 70 सांसद भी ऐसे नहीं है जो प्राइवेट मेंबर बिल पेश करके इस घटिया सड़ी हुई इंडियन पिनल कोड को बदलने की मांग करते, इस घटिया 1861 के पुलिस एक्ट को बदलने की मांग करते, इस घटिया एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया था उसको बदलने की मांग करते? जब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, हम कितनी भी चर्चा कर ले, हम कितनी भी बातें कर ले और हम कितनी भी पीआईएल लगा ले, होने वाला नहीं। घुसपैठिए घूस दे के आते हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवाते हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल आपने सही कहा ऐश्वर्या जी। अब मूल कारण जो आपने बताया, मूल कारण तो भ्रष्टाचार है। सरकार किसी की भी रहे, भ्रष्टाचार अगर इसी तरीके से रहा तो ये चीज़ रुकेगा नहीं। कानून कितना भी सख्त बना लीजिए, लेकिन अगर करप्शन नहीं रुकेगा तो ये घुसपैठिए आते रहेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं बैठूंगा, लेकिन इस बात को कोई इनकार तो नहीं कर सकता कि आप बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, इसलिए दोनों चीज़ें तो आपको बोलनी पड़ेगी। एक तरफ से आपने तो बोल दिया एडवोकेट के तौर पे और पीआईएल आपने चूंकि दाखिल किया है, लेकिन बीजेपी के रूप में भी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप चूंकि सत्ता के साथ हैं, तो क्या आपने सरकार को ये बातें पहुंचाई है? सरकार की तरफ से क्या बात हो रही है? क्योंकि इल्जाम तो आप पे ही जाएगा ना, आप बच नहीं सकते कि मैं अभी बैठा हुआ हूं आपके पास एक एडवोकेट के रूप में, ये कह करके। मेरी याचिका, मेरी जो पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट का नियम है, जब सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट नोटिस इशू कर देता है और एडमिट कर लेता है, तो उस पिटीशन की कॉपी, ये हमारी ड्यूटी होती पिटिशनर की कि मैं जितने लोग उसमें रिस्पोंडेंट हैं सबको दूं। तो मेरी पिटीशन की कॉपी गृह मंत्रालय के पास भी है, कानून मंत्रालय के पास भी है और भारत के सभी चीफ सेक्रेटरीज के पास है। बंगाल की चीफ सेक्रेटरी भी उसमें पार्टी है, असम के चीफ सेक्रेटरी पार्टी है, उड़ीसा के भी है, यूपी के भी, और दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी पार्टी है। तो केजरीवाल सरकार को भी पता है कि मेरी पीआईएल चल रही है और उल्टा इनको निकालने के बजाय, की बजाय वो उनको बसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों बसाना चाहते हैं जरा समझिए। 2 तरीका है, एक तो इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, दूसरा इनके वोट से सत्ता हासिल करना। सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता चाहिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, सत्ता चाहिए इस देश को बर्बाद करने के लिए। तो अल्टीमेटली वही आ गया, सत्ता मतलब जाति का जहर घोल के, भाषा का जहर घोल के, या घुसपैठ करा के, या जिहाद करा के, कुछ भी करा के, अल्टीमेटली पर्पज है सत्ता, और सत्ता का जो असली उद्देश्य है वो पैसा है। तो सारा काम पैसे के लिए हो रहा है। दिल्ली सरकार अगर चुपचाप बैठ के इनको यहाँ पे सब कुछ सुविधा दे रही है, तो वो चाहती है अगले इलेक्शन में हमको वोट करेंगे, हम सत्ता में आएंगे, हम भी लूटेंगे। बिल्कुल
महताब उस्मानी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। महताब जी, अश्वनी जी जो कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि ये घुसपैठिए आते हैं, पैसा दे करके आधार कार्ड बनवाते हैं, पैसा दे करके वोटर आई कार्ड बनाते हैं, फिर राजनीतिक लोग जो होते हैं वो इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हैं, वोट बैंक के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है और फिर ये वोट की राजनीति करके पूरे देश को और ज़िले को, राज्य को बदल देते हैं। यहाँ पे क्या आप कहेंगे, क्या रोहिंग्या जो यहाँ पर हैं किसी मकसद के लिए राजनेता, खासतौर पे अमानतुल्लाह खान जैसे जो नेता हैं, वो उसको बसाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए जिद पे अड़े हुए हैं? खास पे अगर मदनपुर खादर की बात करें तो जिद पे अड़े हुए हैं कि वहीं पर उनको बसना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आफ्ताब जी। 5.5 करोड़ जी, पहले तो थोड़ा साफ कर ले, या हो सकता है इन्होंने सही से नहीं देखा, पूरे म्यांमार में नहीं हो गए इतने तो 5.5 तो आबादी कितनी है म्यांमार की तरह बताएंगे आप, और कितने परसेंट उसमें रोहिंग्या? आपने सुना नहीं, मैंने बोलने से पहले सर एक बार थोड़ा आप साफ कर लीजिए। और बात है दूसरी, आप झूठ बोलो लेकिन उस लिमिट तक जहाँ तक आप समझ पाए, अनलिमिटेड झूठ बोलो। 5.5 करोड़ रोहिंग्या हिंदुस्तान में है, आपके पास आंकड़ा है? उसमें 8 लाख पूरी दिल्ली में आबादी 3 करोड़, आप 5.5 करोड़ रोहिंग्या बता रहे हैं, बताओ कहाँ? नहीं, दिल्ली में नहीं बता रहे हैं, पूरे देश में बता रहे हैं। पूरे देश में भी सारे। अरे सर, आप इनसे ये पूछिए कि म्यांमार जहाँ से वो आए हैं वहाँ की आबादी कितनी है? वहाँ की आबादी, उसकी आबादी 1.5 गुना तो ये उनको बता रहे हैं। ये केवल रोहिंग्या की बात नहीं कर रहे हैं महताब साहब, ये बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ नंबर बता रहे हैं। 5 करोड़ तो सरकार भी मानती है कि 5 करोड़ है। आंकड़ा तो ये जो दिया है इन्होंने वो गलत है, लेकिन मैं आगे की बात बता देता हूँ। अरे आ जाओ, दूसरी बात तो ये 5.5 करोड़ लोग देश में आए हैं, वो कैसे आए? जी, हम तो रखवाली करने रहे बॉर्डर की, हम कर रहे हैं रखवाली बॉर्डर की। आपके ऑफिसर हैं, आपकी सरकार है, पिछले 5 साल से 7 साल से लगातार ये लोग अंदर आ रहे हैं, तो आ कैसे रहे हैं? नहीं, उस पर तो बता दिया, उस पर तो बात हो गई कि वो पैसा देके आ रहे हैं, करप्शन से आ रहे हैं, और इसमें सभी सरकार दोषी है। ऐसा नहीं है कि वो आपको सभी सरकार दोषी है। जी, पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी यहाँ नागरिकता ले सकते हैं, तो रोहिंग्या से आए हुए शरणार्थी क्यों नहीं ले सकते? इसका जवाब भी क्यों नहीं ले सकते भाई? वो जाए वहाँ, वरना ये अनाथ आश्रम है क्या कि कोई भी किसी भी देश से आएगा आप नागरिकता दे दोगे? ये अनाथ आश्रम है हिंदुस्तान के, कहीं भी कोई भी देश से मजबूर लाचार आएगा आप नागरिकता दे दोगे? मतलब आप लोग रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशी घुसपैठिए को यहाँ का नागरिक बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या आप कहने का मतलब ये है? आप ये बताइए मुझे, जब आप पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात करते हो तो रोहिंग्या को क्यों नहीं देने की बात करते हो? देखिए, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो देश रिलीजन के आधार पे हुआ था ना, उनके लिए तो देश है भाई। रोहिंग्या जो 57 जो मुस्लिम कंट्री हैं, वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं? ये हमारे देश के तो नहीं है ना, तो जहां जो मुस्लिम कंट्री में क्यों नहीं जा रहे हैं शरण मांगने के लिए? भारत ही क्यों? भारत धर्मशाला है क्या? भारत क्या है? भारत को क्या समझ लिया आपने? आपने एक बार भी बात की आपकी सरकार से, एक बार भी आपसे बात की कि इसमें रोहिंग्या 5.5 करोड़ जिसका आंकड़ा बता रहा कि 5.5 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में अवैध रूप से रह रहे हैं, आप उनको वापस लो, आप दबाव बनाओ उस कंट्री पे। ये दबाव तो बना रहे हैं, लेकिन आप जैसे लोग जो खड़े हो जाते हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो खड़े हो जाते हैं, आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल जो खड़े हो जाते हैं, और अमानतुल्लाह खान जैसे लोग जब खड़े हो जाते हैं, ये PIL क्यों नहीं डालते हैं कि इन रोहिंग्या को उसी कंट्री से जहाँ से आए वापस लिया जाए? आप उस कंट्री में दबाव बनाइए ना। यही तो डाला हुआ है। अमानतुल्लाह खान ने बुलाया कि अमानतुल्लाह खान के रोहिंग्या, नहीं तो आप अश्वनी जी की आवाज में आवाज क्यों नहीं मिलाते हैं? आप अश्वनी जी जो कह रहे हैं, आप आफ्ताब साहब आप जो कह रहे हैं वो चीज तो अश्वनी जी कह रहे हैं, PIL भी उसी के लिए डाला है। होते तो अच्छी बात थी, लेकिन 5.5 करोड़ अवैध रूप से हिंदुस्तान में आ जाते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। आप कहते हो कि अमानतुल्लाह इनको शरण दे रहा, अरे शरण आप लोग दे रहे हो, घुस लेके अंदर घुसाते हो उनको। ये अनाथ आश्रम नहीं है कि किसी को नागरिकता दे दें। नहीं, ये तो आप अभी कह रहे थे कि इनको जब आप तो अभी कह रहे थे, आफ्ताब भाई अभी तो आप कह रहे थे कि रोहिंग्याओं को क्यों नहीं नागरिकता दी जा सकती अगर पाकिस्तान के शरणार्थी को दी जा सकती है? वापस लो, आपको दबाव बनाना चाहिए था ना कि आप अपने लोगों को वापस लो। आप अपनी बात से पलट रहे हैं। हमारे साथ अनुज अत्रे जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता हैं और मामले की पूरी जानकारी रखते हैं। अनुज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका, और इस पूरे मसले पे आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो
उनका इस्तेमाल राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक के रूप में करती है और वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने से पहले अवैध और फर्जी कागजातों के आधार पर उन्हें यहाँ का नागरिक बनाया जाता है और देश की संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था और देश के संसाधनों पर एक्स्ट्रा बोझ हो रहा है। ये जो रोहिंग्याज और घुसपैठिए हैं, इसके कारण आम जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, जो संसाधनों पे अपना हक रखते हैं, उनका हक मारा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है हमें इस तरह की बातें जो करके एक तरह से कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का और धार्मिक मसले पैदा करने की जो बात ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एजेंडा के तहत करते हैं, इन बातों से बचना चाहिए। और उसी एजेंडा को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपना एक एजेंडा के तहत ही काम कर रहे हैं। कहीं उनके जो मुख्यमंत्री हैं और मंत्री हैं कहीं कुछ बोलते हैं और उनके जो वक्फ बोर्ड से चेयरमैन है अमानतुल्लाह खान और जो वहां पर ओखला से विधायक है जहां का ये मामला आ रहा है, उनकी भाषा कुछ अलग रहती है। तो ये निश्चित तौर पे लगातार इनको जो एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, एक वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है कि एक तरफ तो जो है कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है कि आप चाहते हैं कि दोनों वर्गों के ऊपर खुश करके रखें। हिंदुओं को जो है रोहिंग्या के नाम से डरा के, भड़का के, उनकी भावनाओं को जो है कहीं ना कहीं आहत करके या उनको इसी प्रकार के डरा धमका करके आप हिंदुओं को खुश करें। उधर से जो है मुसलमानों के ऊपर रोहिंग्या उसको उनको कहीं ना कहीं जाके वहाँ अमानतुल्लाह खान इस तरह के बयान करते हैं। तो मुझे लगता है समाज के बांटने का काम जो है नहीं होना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। आज भी हम हिंदू मुसलमानों के चश्मे से अगर नजरिए से देखेंगे हर चीजों को, तो हम कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, इसके प्रति आपका नजरिया क्या है या कांग्रेस पार्टी का नजरिया क्या है? क्या उनको जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान सपोर्ट करके कह रहे हैं कि उनको यहीं पर बसाया जाए, क्या आप समर्थन करते हैं उसका या विरोध करते हैं? देखिए, हमारा संविधान में, हमारे कानून में एक प्रावधान है कि कोई भी अपराधी जब तक वो अपराधी घोषित नहीं हो जाता तो हमारे न्यायालय चाहे लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उसको जो है मुजरिम नहीं मुलजिम बोलते हैं। उसको कहीं ना कहीं सीधा तौर पर इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि वो मुजरिम है। तो हम कैसे किसी को अभी घुसपैठ का ठप्पा लगा दें कि जब तक वो आइडेंटिफाई ना हो। पहले सरकारों का काम है कि उस व्यक्ति को, उस परिवार को आइडेंटिफाई करें कि ये लोग अवैध रूप से घुसपैठ करके अवैध रूप से रह रहे हैं, शरणार्थी और अवैध रूप से जो घुसपैठ करके रह रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको आइडेंटिफाई करके उनके देश वापस भेजा जाए। लेकिन जब तक आपने किसी को अवैध रूप से आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये घुसपैठी हैं, ये रोहिंग्या घुसपैठी हैं, तो आप कैसे किसी को बोल करके उनको इस प्रकार से अपमानित कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि सरकार पहले आपकी बात का जवाब अश्वनी उपाध्याय जी देंगे और मुझे लगता है कि उनके पास इसका जवाब होगा, क्योंकि वो इसके संबंधित PIL भी उन्होंने डाला है और काफी लड़ाई लड़ रहे हैं इसको लेकर के। अश्वनी जी, जो सवाल उठाए हैं अनुज आत्रे जी ने, उनका क्या जवाब है? देखिए, ये तो पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट में तो कहा अनुज आत्रे जी बिल्कुल एक पॉलिटिकल करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। सच बोलने की बजाय देश के लिए जरूरी क्या है वो बोलने की बजाय वो पॉलिटिकल सेटिंग कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है। सुरजेवाला जी ने बयान देके बाकायदा उनका वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था 2004 से 2014 के बीच में कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये तो कांग्रेस भी एडमिट करती रही है कि यहाँ पे जो है रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं। अब 2015 में मैंने उस समय सारे राज्यों का आंकड़ा मिला के मैंने 5 करोड़ के आसपास बताया था, जिसमें 8 लाख का आंकड़ा दिल्ली का था, अकेले 8 लाख का। बिल्कुल। और अगर किसी को लगता है कि 5 करोड़ रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा आप सुप्रीम कोर्ट में आइए, मेरी याचिका का विरोध करिए। आप सीधे आज चैनलों पे उसको एक कुशन देने की बजाय या उसको डिफेंड करने की बजाय, घुसपैठियों को डिफेंड करने के बजाय रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप सुप्रीम कोर्ट में आके कहिए नहीं जी 5 करोड़ नहीं कम है, तो हम आपको दिखाते हैं कैसे 5 करोड़ होते हैं। अब 5 करोड़ 2017 में थे, अब तो ये 5.5 करोड़ हो चुके होंगे लगभग, क्योंकि जिस रेशियो में आ रहे हैं और जिस रेशियो में यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं। अभी महिपालपुर के पास मदनपुर रंगपुरी पहाड़ी है, बिल्कुल जी मैं वहां हो के आया, मुश्किल से 25 से 30 साल एज होती, पता चला 7 बच्चे 8 बच्चे। तो मैंने ऐसे देखा कि जो 20 साल की एज में 2 बच्चे के बाद, 20 साल की एज में 2 बच्चे के बाद मैं मजनू का टीला गया, मैं बवाना जे कॉलोनी गया, मैं महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी के पास गया, मैं मदनपुर खादर गया जहां आपका विषय है। आप अपने कैमरामैन को दिखवाइएगा,
आपको कोई ऐसा रोहिंग्या घुसपैठिया बांग्लादेशी नहीं मिलेगा जिसके 10 बच्चे कम से कम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ अनुज भाई, अरे ये देश, सुनिए एक बार जरा मैं अपनी बात, मैं आऊंगा आपके पास, आफ्ताब भाई मैं आऊंगा, इनको बात पूरी करने दीजिए पहले। हाँ। जी मुकेश जी, बड़ी सीधी सी बात है, एक जमाना था पाकिस्तान में भी कांग्रेस थी, अब तो कांग्रेस नहीं बची ना। कभी बांग्लादेश में भी कांग्रेस थी, अब तो कांग्रेस नहीं बचेगी। अरे ये भारत बचेगा तभी कांग्रेस बचेगी अनुज भाई, ये भारत बचेगी तभी आत्रे बचेंगे, नहीं तो कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अत्रे होते थे, अब न वहां अत्रे बचे न अत्री बची, न वहां उपाध्याय बचे, न शर्मा बचे, न भारद्वाज बचे, न यादव जी बचे, न पटेल बचे, कोई नहीं बचा। 1750 में अफगानिस्तान गंधार हुआ बिल्कुल करता बिल्कुल था। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। 1750 में अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र होता था, हिंदू राष्ट्र था 1750 में, 250 साल पहले, और बाकी तो छोड़ दीजिए। पाकिस्तान में भी 1947 में 23% हिंदू थे, अभी 2% से 2% भी नहीं रह गया। अनुज जी से पहले मैं आफ्ताब जी के पास जाऊंगा। आफ्ताब जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे। आफ्ताब मेहताब जी। 7.5 लाख रोहिंग्या दिल्ली में, ये आंकड़ा कैसे लिया आपने, थोड़ा मुझे बताएंगे जरा। और दूसरी बात ये कि भाई साहब इतनी तादाद में लोग हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस को और हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पता ही नहीं चलता। 5.5 करोड़ आदमी, इसकी बात तो हो गई ना, आगे अटैक कर सकते हैं भाई। मेहताब साहब इसकी बात हो गई। मेहताब जी और अनुज जी, मैं आप दोनों से, मेहताब जी आप कह रहे हैं कि सीए आरोप पढ़ते हैं, आप ये बताइए ना, गलती तो आप लोगों की है भाई। 5.5 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में घुस गया, हमें पता ही नहीं चला। अरे एक ही दिन में थोड़ी घुसा। किसी भी देश से कौन घुस जाएगा घुसपैठिया। अरे वो ज्योति बसु के टाइम से घुस रहे हैं, ज्योति बसु के टाइम से घुस रहे हैं, वामपंथियों ने घुसाया। असम में कांग्रेस से घुसाया था, बंगाल में वामपंथियों ने घुसाया था। आपका क्या है कि रोहिंग्या के नाम पे आप यूपी इलेक्शन आने वाला है, अपने रोहिंग्या का मुद्दा पकड़ लिया। अरे जब आपने PIL डाला की तो सुप्रीम कोर्ट से जवाब मांगो। आप यहाँ आके ये तो आप फिर इसे कर रहे हैं कि मैंने आप मेहताब साहब एक चीज बताइए, आप जो इतनी सहानुभूति रख रहे हैं, आप जो इतनी सहानुभूति रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश करो ना। मैं सुप्रीम कोर्ट से बोलो, केंद्र सरकार में दबाव बनाए इन लोगों को। मेहताब जी आपको लगता है कि आप सुन नहीं रहे हैं जो अश्वनी जी बोल रहे हैं, आप लगता है सुन नहीं रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वो तो ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट पे ही PIL उन्होंने डाला है। जो बात आप कह रहे हैं उसी बात पे डाला हुआ है, आप बात सुन नहीं रहे। आप जो इतनी सहानुभूति रख रहे हैं, मेहताब साहब बात सुनिए पहले। पूछे कि म्यांमार की जनसंख्या कितनी है सनी जी, कितनी जनसंख्या? अरे आप गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। यहाँ जीके का सवाल नहीं, यहाँ हम कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे हैं मेहताब साहब। अरे सब मेरे सामने गूगल बैठे हैं। नहीं आप सुनो तो, जो सवाल जो पूछ रहा हूँ मैं उसका जवाब दो। जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं, आप जो इतनी सहानुभूति रख रहे हैं इन रोहिंग्याओं से, आप कह रहे हैं कि ये शरणार्थी नहीं है, सहानुभूति रखनी चाहिए। ये अपराध दिल्ली में ये बढ़ाते हैं, हत्याएं ये कर रहे हैं, बलात्कार ये कर रहे हैं, छीना झपटी ये करें, लूटपाट ये करें, दिल्ली में जब दंगा हो तो पत्थरबाजी ये करें, तेजाब ये छत पे से ये फेंके। आप कह रहे हैं सहानुभूति रखें। अगर आप शरणार्थी के रूप में आ रहे हैं, अगर आप पीड़ित हैं, तो आप उस तरीके से रहेंगे ना। नहीं यही म्यांमार में भी कर रहे थे, हाँ म्यांमार में कर रहे थे, और इसीलिए भगाए गए वहां से। अलग देश की मांग कर रहे थे, म्यांमार में तो अलग देश की मांग कर रहे थे, इसलिए वहां से, वहां पर हत्या बलात्कार कर रहे थे। आप तो म्यांमार को वापस लो, आप क्यों नहीं बोलते? बात आप यहाँ बोल रहे हैं, वो केंद्र सरकार। अरे कम से कम, अरे मुस्लिम मेहताब, कम से कम यहाँ भारतीय बन जाओ। हमेशा मुसलमानी बने रहोगे, भारतीय कब बनोगे? एक भारतीय बन के बोलो भैया यहाँ से घुसपैठियों को निकालो। के काम कर रहे हो, कह तो रहा हूँ, केवल मुसलमान बने रहोगे, मुस्लिम स्कॉलर बनोगे या भारतीय भी बनोगे? आप बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का क्या समर्थन क्यों कर रहे हो? आप बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का समर्थन क्यों कर रहे हो? एक बार नहीं बोला। अनुज जी अंदर घुसे हैं, रोहिंग्याज हैं, कौन है उसकी छोड़ो, के 5.5 करोड़ लोगों को वापस लो। केंद्र सरकार से आपको अपील करनी थी, आप कर रहे हो। हम लोगों से कि यहाँ नहीं, अपील तो करेंगे, लेकिन आप जैसे जो यहाँ पर भारत में देश के भीतर जो उनके साथ उनके जो समर्थक खड़े हो रहे हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। मेहताब जी कहाँ से आए हुए हैं, वो भूखे नहीं मरने देंगे किसी को। मेहताब जी आप और ज़कात फाउंडेशन जैसे लोग जो खड़े हैं यहाँ पर उनके पैरवी करने के लिए, उसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। आप लोग इसे मुझे बताइए, क्या एक भूखे को खाना खिलाना पैरवी करना है उनकी? आप मुझे बताइए। खाना खिलाइए ना, उसको वोटर मत बनाइए ना, खाना खिलाइए उसे, खाना खिलाइए उसको, बाहर भेजे जाने तक, वापस भेजे जाने तक खाना खिलाइए, लेकिन उसका वोटर आई कार्ड मत बनाइए, उसके वोट से अपनी राजनीति मत चमकाइए, उसकी आबादी बढ़ा करके अपना वोटर मत बढ़ाइए।
आप वो कर रहे हैं ना। आप कर रहे हैं ये काम। अरे आपके ऑफिसर दे रहे हैं ना उनको, मान लिया तो यहाँ की आपके ऑफिसर राशन कार्ड बना रहे, आप ही के ऑफिसर आधार कार्ड बना रहे, हम थोड़े बना रहे नहीं करे, अमानतुल्लाह बना रहा है। अमानतुल्लाह बनवा रहा है ना, अमानतुल्लाह खान बनवा रहा है। ये सवाल जवाब आप केंद्र सरकार से लो कि आपका केंद्र नहीं, आप तो यहाँ बैठ करके उसके लिए आप कह रहे हैं नागरिकता की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ पे आप उसके लिए नागरिकता की मांग कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं सीए से जब पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदुओं को अगर मिल सकता है तो इनको क्यों नहीं मिले। मतलब आप बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं, उसको आप चाहते हैं कि भारत नागरिकता दे दे। और यही तो है आपकी जो अंदर में जो मनसा है, जो अमानतुल्लाह खान जो छुपे छुपाए कर रहा है, वो आप खुल के बोल रहे हो। यही तो अमानतुल्लाह यही तो चाह रहा है। आप मुझे सिर्फ मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, जब आपकी सरकार केंद्र में है तो ये 5.5 करोड़ लोग, ये आपकी नहीं है, हमारी सरकार, आपकी भी सरकार है, वो आपकी भी सरकार है। अभी आपने बोला स्वामी जी कि घूस लेके अंदर आते हैं, तो क्या घूस लेके जिन ऑफिसरों ने घूस ली उनके पास उन पे कार्रवाई की केंद्र सरकार ने? आपकी किसी पे कार्रवाई हुई कि ये 5.5 करोड़ लोग अंदर कैसे आए? आप उन पे 5.5 करोड़ नहीं आए। ये 5.5 करोड़ असम में जब कांग्रेस की गगोई सरकार थी और बंगाल में ज्योति बसु से तब से कांग्रेस की जा चुकी है। असम में गगोई, अरे ये 4 दिन पहले थोड़ी आए हैं ये मेहताब। एक दिन में नहीं आ गई। अरे एक दिन में नहीं है। इन सालों में जब तक आपकी सरकार है, इसमें कितने घुसपैठ के अंदर है उनका आंकड़ा दीजिए ना। ये कांग्रेस की सरकार जा चुकी है, जब आएगी देखिए जिसके कार्यकाल में भी आया वो गलत है। अनुजात्री जी बहुत देर से बैठा। अनुजात्री जी, मेरा आपसे सवाल था कि इन रोहिंग्याओं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको लेकर के कालिंदी कुछ में इतना बवाल हो रहा है और उसके जरिए जो है जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, फिर से वहाँ पर बसाने की जिद की जा रही है अमानतुल्लाह खान की तरफ से, इस पे आपसे सवाल था। और ये कि आप अपना स्टैंड, कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं है। क्या वो सपोर्ट करती है इन रोहिंग्याज को, क्या वो सपोर्ट करती है इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को? अभी तक आपने इस पे मिला जुला जवाब दिया, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है आपने। देखिए मुकेश जी, कांग्रेस का स्टैंड तो बहुत आसान होता है पूछना, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि हम पहले जो सरकार में लोग बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम क्यों नहीं उनसे प्रश्न पूछे। तो थोड़ा सा ये जो भी रोहिंग्या का जो ये मदनपुर खादर का जो प्रकरण है, इसके ऊपर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। ये 17 अप्रैल 2018 से जो इरिगेशन विभाग की जो कालिंदी कुंड बैराज के पास जो जगह है, ये वहां पर आकर के बसे। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी जगह दिल्ली पुलिस उसको बसने देती है। वहां पर इनको अवैध रूप से वहां पर बसने देती है। दिल्ली पुलिस पूरा मामला नहीं पता है, पूरा मामला नहीं पता। ये सारे मुझे लगता है मुकेश जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो जानकारी है ठीक हो। वहां भी आग लगी थी, जकात फाउंडेशन के कैंपस में जब ये रह रहे थे वहां भी आग लगी थी, और वहां से इनको यहाँ पे जो अभी कालिंदी कुंज में बसाया गया, वहां पर केवल मुझे मुकेश जी, मैंने बहुत शांति से मैंने बहुत शांति से आप सबकी पूरे पैनलिस्ट की बात सुनी। मैं निवेदन करूंगा, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए बोलने दीजिए। जी बोलिए, मैं आ रहा हूँ उसी बात पर। जरूरी नहीं है कि जो आप जानकारी लेकर के बैठे हैं वो पूर्णतः सत्य हो सकता है मेरी जानकारी भी कुछ ठीक हो, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद निर्णय आप कर लीजिए। ठीक है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। देखिए ये जो बसे हुए थे ये पहले, ये वहीं ओखला में एक जगह की है जहां पर किसी एक आम आदमी पार्टी के नेता का जो प्लॉट था, जहां पर ये बसे हुए, और उस प्लॉट में कहीं ना कहीं 17 अप्रैल 2018 में वहां से उनको हटाने के लिए आग लगाई गई, जो वहां के लोकल निवासियों का कहना है। उस आग लगाने के बाद इनको जो है ये इरिगेशन विभाग की जगह, जो उत्तर प्रदेश सरकार की, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर दिल्ली पुलिस की सहमति से, चाहे मूक सहमति रही है, कैसी भी सहमति रही है, इनको वहां पर बसाया गया, बैठाया गया। जबकि सांसद भी वहां पर उसी क्षेत्र से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आते हैं। क्या उनको जानकारी नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी नहीं थी कि हमारी जमीन पर ये जो 2018 में तकनीकी रूप से मैं आपको, आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी को बसा नहीं सकती कहीं पे। नहीं, आपकी बात है, दिल्ली पुलिस किसी को कहीं पे बसा नहीं सकती, उनके पास अधिकार नहीं है। ये एसडीएम और सरकार की रजामंदी से वहां पर बैठाने में, बसाने में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के रूप में जो कानून कहता है उसके हिसाब से रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके आगे आप जैसे जो पॉलिटिशियन है आम आदमी पार्टी जैसे, और कांग्रेस को भी मैं कहूंगा कि यहां पर आप भले नहीं करें कश्मीर में, लेकिन आप तो कर रहे हैं वहां पे जो इन घुसपैठिए और रोहिंग्याओं का इस्तेमाल जो आप वोट बैंक की तरह कर रहे हैं, इस पे इसको लेकर के आपत्ति है। शरणार्थी के रूप में सहानुभूति सबको है, लेकिन उसका इस्तेमाल जब वोट बैंक के रूप में होने लगता है तब आपत्ति उठती है, तब जो है मसला बड़ा हो जाता है। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहिंग्याज जो है ये अभी आकर के दिल्ली की राजनीति ना सिर्फ बल्कि पूरे देश की राजनीति का समीकरण बदलने में लगे हुए हैं, और इनके पीछे
ये सिर्फ यदि केवल शरणार्थी के रूप में होते तो शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन जब इनके पीछे में पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती हैं और जब इसका इस्तेमाल वो वोट बैंक की तरह करने लगते हैं, तब समस्या आकर के खड़ी होती है। और दिल्ली में अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी यही कर रही है, इन रोहिंग्याज और बांग्लादेशी घुसपैठियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और दिल्ली की जमीन पर, यूपी की जमीन पर ना सिर्फ इसे बसा रही है बल्कि उसे वोटर आई कार्ड और यहां का स्थायी नागरिक बनाने की मांग भी कर रही है, जैसा कि आफताब ने आज हमारे प्रोग्राम में भी कहा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।